विश्वास है कि जैसे डॉक्टर साइंस के अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इतने साल हो गए, साइंस कहाँ तक पहुंची है तो पता नहीं, लेकिन रब पर विश्वास है कि शायद कोई चमत्कार जरूर होगा, मेरा बेटा जरूर ठीक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम मैं उसको एक ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो 4-5 साल उसके पास है। कहना ये आसान नहीं होता किसी पेरेंट्स के लिए, मगर मैं चाहती हूँ कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बने। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने मेडिकल बेस पर 3 साल पहले फाइल की थी कि मेडिकल बेस पर हमें ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि बाहर हमें दिक्कत हो रही थी। चलो हम घर जाएंगे, मतलब वो इतनी सी चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, हम चाहते उसके लिए एक ऐसा घर बनाए, पूरा समतल घर, जहाँ वो कम से कम व्हील चेयर से तो चल पाए। तो कैसे, जब हमारी लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं है और हमें पता भी नहीं, सेटलमेंट कहीं नहीं, तो घर कहाँ बनाए हम। वो मसला भी इसके लिए कि उसको ये कहना पड़े कि देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, उस बीमारी की कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। मैं कश्मीर के उन लोगों का भी बहुत थैंक्स करूंगी, मुझे सुन रहे होंगे, मतलब मैं यहाँ इमोशनल हो रही हूँ। जो मेरा जो फैमिली को मतलब सपोर्ट करनी चाहिए थी, वो सपोर्ट उन लोगों ने उस टाइम मुझे की थी। मतलब मेरा बड़ा सर्दी का मौसम होता है वहाँ, और हम लोग हैबिचुअल नहीं थे वैसे मौसम के। जम्मू का मौसम एकदम डिफरेंट है। तो जब मैं उसको लेके गई 17 डेज का था, और मुझे मैटरनिटी लीव तब नहीं मिली थी। अब तो 6 महीने की होती है, उस टाइम 3 महीने की होती थी, शायद 4.5 महीने की, लेकिन मुझे नहीं मिली थी क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग उसी टाइम की थी। तो मैं बेटे को लेके ही ड्यूटी पे जाती थी, और जब मेरा कोई वेकेंट पीरियड होता था, यानी आप अपने मतलब नवजात बच्चे को लेकर जाती थी। वो लोग बड़े हैरान होते थे। कश्मीर में एक रिवाज है, जब डिलीवरी होती 40 दिन लड़की जो है बाहर मतलब उठती नहीं है बेड से। और मैं जॉब कर रही थी ऐसे मौसम में, बिल्कुल नए में। तो जब मैं क्लास में जाती थी तो जो मेरे टीचर उस टाइम फ्री होते, जिनका वेकेंट होता था, वो मेरे बच्चे को अपनी गोदी में पकड़कर संभाल के रखते थे। शुरू से हमें कवर कर रहे हो, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंट तक नहीं लगाने दिया था। तो वहाँ पे हमने पूरी गर्मियाँ, जब 46 to 47 टेम्परेचर भी गया है, पूरा ओपन में बैठकर एजिटेशन करा है। बारिश के दिनों में हम छतरियों के नीचे बैठे होते हैं वहाँ पे। आज सर्दी का तीसरा मौसम, सर्दी का स्टार्ट हो गया है, तो ये एक परेशानियां तो है ही। तो एक मेरी कविता का एक शेर है कि अब खिड़की खोलकर झांको जरा उन घरों में, घर में कोई डेथ हुई होती है, मन की खिड़की की बात की है, खिड़की खोलकर झांको जरा उन घरों में, दर्द एक सा रहता है। मतलब वहाँ दर्द वही होता है। और मतलब हमने वो इमोशनली जो, अगर मैं जैसे कह रही हूँ, मैंने किसी को देखा नहीं है, पर फील वैसे पूरा होता है जैसे अपने ही घर का। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत सरीन, और आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजा हरि सिंह पार्क में। यहाँ का नज़ारा बेहतरीन है, बहुत ही पीसफुल है, मन को शांति देने वाला है। और उसी के साथ आज हम आप सभी तक साझा करने जा रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी का पार्ट 2। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विमला देवी जी, जो कि RS पुरा की एक रेजिडेंट है और ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी की एम्प्लॉई हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैम, आप भी धन्यवाद करती हूँ जी। आप लोगों ने इस तरह से मतलब हमारी जो छुपी हुई बातें हैं, छुपा हुआ दर्द है, वो निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कश्मीर में कहाँ पोस्टेड हैं? जी, कश्मीर में मेरी पोस्टिंग गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ मैं 14 साल से एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जी मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्या आपने वहाँ पे कभी किसी अपने निजी भाई बंधु या सहपाठी या कोई जो आपके को-वर्कर्स थे या कोई भी आपके एरिया में कोई ऐसा इंसान देखा जो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुआ हो या जिसकी मौत टेररिज्म की वजह से हुई हो? जी नहीं सर, हमें क्योंकि पहले जैसे हमने कहा 14 साल से हम वहाँ पे हैं, माहौल तो वहाँ पे ख़राब होता रहता। अनरेस्ट तो 2009 में भी था, 10 में भी था, 16 में भी था, मगर तब क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं होता था, सिविलियन किसी को ऐसे नहीं होता था, तो हमने किसी मतलब अपने की या सारे अपने ही होते, किसी को भी ऐसे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के दौरान मरते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। न्यूज़ में ज़रूर सुनते थे, ऐसे देखा नहीं। तो मैम, कहीं ना कहीं जब आप न्यूज़ में सुनते थे, गांधरबल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मिली जुली सारे लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पास के डिस्ट्रिक्ट्स में या पास के एरियाज़ में या
फार फ्लंग के एरियाज में या बॉर्डर से जुड़े एरियाज में ही जब आपको ये सुनने को मिलता है कि आज आतंकवादियों की गोलियों से वो शिकार हुआ है, फलां फलां व्यक्ति जो है वो शिकार हुआ है, तो कैसा फील होता था वहाँ पे? जी रूह कांप जाती थी? जी बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मरने वाला चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, या कश्मीर का हो या बाहर का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, कहीं भी, सबसे पहले वो इंसान है जी। जो भी खून बहता है उसकी रगों में लाल वो खून है। लाल रंग होता है। और ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिखती भी हूँ, तो एक मेरी कविता का एक शेर है कि आप खिड़की खोलकर झांको जरा उन घरों में जिस घर में कोई डेथ हुई होती है, मन की खिड़की की बात की है, खिड़की खोलकर झांको जरा उन घरों में दर्द एक सा रहता है। जब वहाँ दर्द वही होता है, और मतलब हमने वो इमोशनली, जो अगर मैं जैसे कह रही हूँ, मैंने किसी को देखा नहीं है, पर फील वैसे पूरा होता है जैसे अपने ही घर का कोई गया हो। तो मैम हमें ये बताएं कि आप जम्मू में अभी 6 महीने से ज़्यादा आपको हो चुका है यहाँ पे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए, मैम इस बीच किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, एक तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है कि आप लोग शुरू से हमें कवर कर रहे हो, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने टेंट तक नहीं लगाने दिया था। तो वहाँ पे हमने पूरी गर्मियाँ, जब 46 to 47 टेम्परेचर भी गया है, पूरा ओपन में बैठकर एजिटेशन करा है। बारिश के दिनों में हम छतरियों के नीचे बैठे होते हैं वहाँ पे। आज सर्दी का तीसरा मौसम, सर्दी का स्टार्ट हो गया है, तो ये एक परेशानियाँ तो है ही है। दूसरी बात, जैसे जॉब पे जाना होता है, हमें रूटीन होता है, मन हमारा एक फ्रेश होता है कि हम जॉब पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, सैलरी आ रही है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हालांकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा विश्वास है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है। हम सुबह RSपुरा से हमें 3 गाड़ियां चेंज करके वहां तक पहुंचना पड़ता है। RSपुरा से आप आती हैं? जी बिल्कुल। और RSपुरा मैम यहाँ से कितना दूर है? RSपुरा यहाँ से 26-27 किलोमीटर होगा। उसके आगे मेरा गांव है बडियाल काचिया, तो वहां से हम आते हैं। तो उन एरियाज की आप लोगों को पता होगा, गाड़ियां जो होती हैं वो टाइम टू टाइम चलती हैं, तो वहां से रोज यहाँ पे आना और ऐसे बैठना, शाम को 3, 4, 5 वहीं पे बजते हैं हमें, और उसके बाद हम घर जाते हैं और अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर आए होते हैं। सैलरीज बंद हुई है, मेरी तो इस 1 महीने की ही हुई थी, इससे पहले बहुत सारे लोगों की जैसे हुई है। हमारे जो लोग हैं हमारे साथ, जो प्रोटेस्टर्स हैं, 6-6 महीने की, मैं उनकी भी बात करना चाहूँगी कि 6 महीने से जिसकी सैलरी बंद होगी, आप सोच सकते हो इस टाइम में उसका गुजारा कैसे चल रहा होगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो है, मेंटली भी हम स्ट्रेस में हैं। मतलब वहाँ पे हम बाहर थे, मतलब कहेंगे JK तो एक ही स्टेट है कि UT है, लेकिन हम घर से, वहाँ के कश्मीर के लोग हमें कहते थे ये परदेसी हैं, मतलब यहाँ से हम वहाँ गए थे तो परदेसी हैं, वहाँ हम परदेसी थे, यहाँ हम अपने घर में होते हुए भी हम घर में नहीं हैं। हम सारा दिन प्रोटेस्ट पे होते हैं, और ऐसी मतलब सिचुएशन हमारे साथ बन चुकी है कि हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है। मैं इस वक्त देख सकता हूँ आपकी आंखें नम है। माफ़ी चाहता हूँ, पर आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहूँगा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड है, मदर इन लॉ थी, वो हमारे साथ ही श्रीनगर होती थी, एज थी। तो अभी 2 जून को हमारी प्रोटेस्ट जैसे 1 जून को ख़त्म हुई है, स्टार्ट हुई है, तो 2 जून को उनकी डेथ हुई थी। तो आप फिर यहाँ से वहाँ गए उन्हें उनके लास्ट राइट्स पूरे करने के लिए? मतलब हमारे साथ कश्मीर में होते थे तो हमारे साथ ही आए थे वापस। अच्छा, ठीक है। तो यहीं पे मतलब RSपुरा में ही उनका हुआ। तो उसके बाद हमारे घर में एक और डेथ हुई थी उन्हीं 8 दिनों के अंदर, मेरी जेठानी की। तो घर की कंडीशंस भी बहुत बुरी थी। और मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 13 साल का, छोटा बेटा 9 साल का है। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में गांधरबल में ही पोस्टिंग। और आपके बच्चे? बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो बड़ा बेटा 7th में पढ़ता है, छोटा बेटा 4th में पढ़ता था। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वहाँ पढ़ने के कारण आज मेरे बच्चों का फ्यूचर भी, मेरे बच्चों का मतलब जितने हमारे जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं, जब PM पैकेज के लोग भी जो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक और समस्या यहाँ उत्पन्न हुई है। एक तो प्रोटेस्ट पे हम बैठे हैं, पॉलिसी 1 महीने में मिलेगी, 15 दिन में मिलेगी, ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो एजुकेशन है, वो भी खराब हो रही है। वो कहीं ना कहीं दांव पर लग चुकी है। बिल्कुल, उनका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। जैसे हमारे जितने भी
महान ये जो लीडर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो हमेशा कहते हैं हमारा जो फ्यूचर जनरेशन बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम उनका ध्यान कैसे दें? वो पढ़ते वहाँ पर है, हमारे फ्यूचर का पता नहीं क्या होने वाला है, तो हम उनको कहाँ पढ़ाएं? जम्मू में कैसे पढ़ाएं बिना टीसी के? या जब उनकी एडमिशन वहाँ है, यहाँ उनको कौन सा स्कूल लेगा? तो उनका फ्यूचर इस तरह से बहुत ही हम कहेंगे कि डार्क में है। एक टीचर, मैं कहूँगी टीचर कम्युनिटी से बिलोंग होने के बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर डार्क में है। मैम, आप जिस वक्त आप कश्मीर में कितना वक्त रही हैं? 14 साल हो गए मुझे। 14 साल आप वहाँ पे रही हैं, तो आपके बच्चों की उम्र कितनी है? मेरा छोटा बेटा 9 साल का है, बड़ा बेटा 13 साल का है। तो दोनों बच्चों की पैदाइश जो है वो वहीं की है? बड़े बेटे की जम्मू में ही है, जम्मू की है। वो तब 17 डेज का था, ओनली 17 डेज, जब मैं कश्मीर में मैंने ज्वाइन किया था। तो तब वो आपके साथ गया था? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं परिवार से दूर रहकर किन परिस्थितियों में आपने उनकी पैदाइश को संभाला है? किस तरीके से आपने उनको संभाला, उनकी परवरिश करना, वो भी तब जब आप वर्किंग थी और वो भी तब जब आपके पास परिवार वाला कोई नहीं था? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसके लिए मैं कश्मीर के उन लोगों का भी बहुत थैंक्स करूंगी, मुझे सुन रहे होंगे। मतलब मैं यहाँ इमोशनल हो रही हूँ। जो मेरा जो फैमिली को मतलब सपोर्ट करनी चाहिए थी, वो सपोर्ट उन लोगों ने उस टाइम मुझे की थी। मतलब मेरा बड़ा सर्दी का मौसम होता है वहाँ, और हम लोग हैबिचुअल नहीं थे वैसे मौसम के। जम्मू का मौसम एकदम डिफरेंट है। तो जब मैं उसको लेके गई 17 डेज का था, और मुझे मैटरनिटी लीव तब नहीं मिली थी। अब तो 6 महीने की होती है, उस टाइम 3 महीने की होती थी, शायद 4.5 महीने की, लेकिन मुझे नहीं मिली थी क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग उसी टाइम की थी। तो मैं बेटे को लेके ड्यूटी पे जाती थी, और जब मेरा कोई वेकेंट पीरियड होता था, यानी आप अपने मतलब नवजात बच्चे को लेकर जाती थी? वो लोग बड़े हैरान होते थे। कश्मीर में एक रिवाज है, जब डिलीवरी होती है 40 दिन लड़की जो है बाहर मतलब उठती नहीं है बेड से। और मैं जॉब कर रही थी ऐसे मौसम में, बिल्कुल नए में। तो जब मैं क्लास में जाती थी, जो मेरे टीचर उस टाइम फ्री होते, जिनका वेकेंट होता था, वो मेरे बच्चे को अपनी गोदी में पकड़कर संभाल के रखते थे। तो इस तरह मेरा बेटा पढ़ा है, मतलब पला है। जैसे ये ग्राउंड है, मैं ऐसे ग्राउंड में कंबल डाल के धूप में उसको रख देती थी और क्लास देती रहती थी। ऐसे उस टाइम बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे जिनसे दुख भी होता था। मेरा बच्चा गिर भी गया था, केबर लगी भी थी। तो ये तो लाइफ के हिस्से थे, परेशानियां थी। अब यहाँ एक बात है, जब हमें यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, जॉब नहीं थी, इसलिए हम इतनी दूर गए थे। तो ये सब तो उसका एक ट्रैक था, उसमें आनी थी ये सारी अड़चने आई, वो हमने बड़ी अच्छे से उसको रिजॉल्व भी किया, सॉल्व भी किया। लेकिन जब मेरा दूसरा बेटा जो है वो 9 साल का है, जब वो 4 साल का था, तो बदकिस्मती से हमें पता चला कि उसको एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसको वो एक बीमारी है, उसका नाम बताना चाहूँगी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और बड़ी बदकिस्मती है हमारी, मतलब मैं ऐसे बोल भी नहीं पा रही हूँ किसी पेरेंट्स के लिए कि उसको ये कहना पड़े कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। उस बीमारी की कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो मैम क्या दिक्कत आ रही है बेटे को इस वक्त? क्या दिक्कत आ रही है? शुरू में तो जैसे हमें पता चला तो वो तब चलता था। अगर आप कभी उसको कवर कर पाए, आप देखेंगे कि वो कैसा होता था। आज तो बहुत कमज़ोर हो गया है, और इस टाइम जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड और सिट हिमसेल्फ। वो ना खड़ा हो सकता है खुद, ना बैठ सकता है। अगर चलता भी है थोड़ा सा, तो साथ में सपोर्ट लेके चलाना पड़ता है, गिर सकता है चलते चलते। तो अब जैसे ये परेशानी तो थी ही, वहाँ तो स्कूल भी जाता था, और यहाँ भी मैं कहना चाहूँगी उसके स्कूल वाले बड़ा कोऑपरेट हमें करते थे। ऐसा बच्चा आप देखें, मतलब मैं खुद एक टीचर हूँ, हमें अगर बच्चा संभालना पड़े पूरा दिन तो हमें कितना इरिटेट होते हैं। ऐसे मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता खुद। उसका स्कूल बहुत कोऑपरेट कर रहा था हमारे साथ। तो मतलब मुझे स्ट्रेस भी बहुत हुआ जब मैंने उसको इस साल स्कूल भेजा, क्योंकि इस साल मार्च में जब हम गए उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत उठ लेता था। तो उनकी टीचर्स ने कहा कि नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको भेजिए, ये हमारा बच्चा है, हम इसको पूरी। मैंने उनको कहा कि मैं कोई हेल्पर रखूँगी इसके साथ एक्स्ट्रा स्कूल के लिए, जो इसकी हेल्प करेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास बहुत हेल्पर है, हमें ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को भेजो, आपको कंप्लेन नहीं आएगी। तो फिर 1-1.5 महीना स्कूल चला, उसके बाद टारगेट किलिंग हो गई, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ बहुत परेशानी है, क्योंकि जब तक हमें इसका कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी का सोल्यूशन नहीं मिलता, मैं उसके लिए कोई हेल्पर भी नहीं रख सकती। हम ऐसी कंडीशन में इस टाइम कि हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है। और मैम बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी निजी ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट पीजीआई चंडीगढ़ से हम रूटीन चेकअप करवाते हैं।
हर 3 महीने जाना होता, अभी तो 2 साल से वहाँ भी नहीं जा पाए, पहले कोरोना था, अब इस तरह की सिचुएशन है। तो और उनकी बॉडी में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो गई होगी। बिल्कुल। अब प्रोटेस्ट पर आने पर कहूँगी, स्पेशली जब हम सुबह से, आप देख रहे हो अभी भी क्या टाइम हुआ है, तो मैं जम्मू में ही हूँ, मैं कबारसपुरा पहुँचूँगी, तो वो सुबह से मैं कभी अपनी मम्मी के घर छोड़ कर आती हूँ उसको सुबह, कभी जेठानी के पास, सुबह से वो एक जगह पे बैठा होता है। हालांकि वो कहते हैं, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करूँगी जो रखते हैं उसको सारा दिन, वो उसको कहेंगे भी कि उठ चल हम चलाते हैं थोड़ा, या खाना खा लो, वो नहीं, क्योंकि आप सोचते हो माँ बाप के साथ बच्चा जितना मतलब फेयर होता है, बात कर सकता है, फ्रीली कह सकता है। अब 9 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, हाइट में तो वो बहुत बड़ा है, मेरे बराबर हो रहा है, वॉशरूम उसको जाना है, वो शर्म फील करता है, किसको मैं कहूँगा कि उसको वॉशरूम ले जाएं, वो ज़्यादा कहता नहीं है किसी को, एक ही जगह पे बैठा होता है। जब हम जाएंगे फिर उसको उठा के थोड़ा सा मतलब चलाते हैं, खाना वाना देते हैं, खाना भी वो पूरी तरह से खा नहीं पाता खुद, और इन दिनों तो मतलब उसका खाना हमने सोचा था आज डॉक्टर के दिखाएंगे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, क्योंकि बड़े दिन से उसका खाना पीना बड़ा कम हो गया, शायद एक जगह उसकी हलचल नहीं हो पाती है, एक ही जगह बैठा होता है, तो मतलब वो मुंह से कह नहीं पाता, उसकी आंखें कहती हैं कि मैं जाऊं नहीं उसको छोड़कर। तो यानी जब आप जाती हैं तो उसका चेहरा जो होता है वो सब बता देता है। तो मैम मैं हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, इस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे शोभा नहीं देता इस तरीके से यहाँ कैमरा के सामने बैठना। पर मैम आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने अभी अपने बेटे के लिए क्या सोचा है? जी जैसे क्योंकि एक बहुत बड़ी जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। बिल्कुल, हमें मतलब अपने रब पर विश्वास है कि जैसे डॉक्टर साइंस के अकॉर्डिंग तो ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इतने साल हो गए, साइंस कहाँ तक पहुंची है तो पता नहीं, लेकिन रब पर विश्वास है कि शायद कोई चमत्कार जरूर होगा, मेरा बेटा जरूर ठीक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम मैं उसको एक ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जो 4-5 साल उसके पास है। कहना ये आसान नहीं होता किसी पेरेंट्स के लिए, मगर मैं चाहती हूँ कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने मेडिकल बेस पर 3 साल पहले फाइल मूव की थी कि मेडिकल बेस पर हमें ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि बाहर हमें दिक्कत हो रही थी, चलो हम घर जाएंगे, मतलब वो इतनी सी चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, हम चाहते उसके लिए एक ऐसा घर बनाए, पूरा समतल घर, जहाँ वो कम से कम व्हील चेयर से तो चल पाए। तो कैसे, जब हमारी लाइफ की सिक्योरिटी भी नहीं है और हमें पता भी नहीं, सेटलमेंट कहीं नहीं, तो घर कहाँ बनाए हम, वो मसला भी है। तो हमने मेडिकल बेस पर, मेरे वहाँ जो भी स्टाफ था हमारा, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया कि अब आप यहाँ, आपको सरवाइव करना मुश्किल है, तो आप इसके लिए एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्पाउस बेस पर भी निकलती है डिवीज़न ट्रांसफ़र, मेडिकल बेस पर भी। तो उन्होंने कहा आप ये करिए, एक फाइल लगाइए तो आपकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सारा कुछ मेरे स्कूल से किया गया, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वो लगाए। जब पहुंचते पहुंचते फाइल प्रॉपर सिस्टम से जब डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर पहुंचती है तो हम वहां पता नहीं चला, फिर हम 2-4 बार गए वहां पूछने के लिए कहां तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन अप्लाई करना है, अब ऑफलाइन फाइल्स नहीं ली जा रही हैं। वो फाइल मेरी वहीं बंद कर दी गई और कहा गया ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो फिर हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, फेब में, ये फेब 19 की बात है, ऑनलाइन अप्लाई किया। तो उस लिस्ट का अभी तक कुछ आता पता नहीं, वो लिस्ट ही नहीं निकली। एडमिनिस्ट्रेशन ने पता नहीं, माफ़ कीजिएगा ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, किस डस्टबिन के डिब्बे में डाली पता नहीं। पर्सनली मैं सेक्रेटरीट भी गई थी, उमेश शर्मा उस टाइम जॉइंट सेक्रेटरी थे शायद, उनसे मिलने गई थी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बेटे के लेके। डॉक्टरों ने जो कहा हुआ है पूरा वो लेटर लगा के गई थी, मगर वो उस पर काम तो तब होता अगर कोई फाइल खोल कर उसको पढ़े, अगर वो लेटर पढ़ते, अगर वो उसके ट्रीटमेंट का वो सारा देखते कि क्या प्रॉब्लम है, तो उनको शायद समझ आता कि कितने मजबूर हैं। लेकिन वो फाइल का भी कुछ नहीं हुआ। फिर इस साल फिर से फेब में निकला ऑनलाइन अप्लाई करना है, बट बड़ी बदकिस्मती थी कि आई एम नॉट एलिजिबल टू फिल दैट डाटा, क्योंकि मेरे 4 यानी एक माँ बेबस है, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, मतलब मेरे उस स्कूल, जिस स्कूल में मेरी प्रेजेंट जॉब थी, उस समय मतलब जो डाटा था वो फाइल ही तभी खुलती थी जब हम किसी जगह पे 4 साल पूरे कर चुके हैं। तो मुझे सिर्फ 10 दिन बाकी थे 4 साल होने में, तो वो मेरा डाटा नहीं खुला। उसके बाद मेरे 4 साल पूरे हो गए, बट उसका टाइम चला गया, तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई। मैम कैमरा में देखिए और ये बताइए कि एक माँ का दिल क्या कहता है अपने बच्चे के लिए। मतलब सॉरी बोला भी नहीं जा रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जैसे एक रेगिस्तान में एक माँ नंगे पैर चल रही है ना, पानी ढूंढ रही है अपने बेटे के लिए, मेरे साथ वैसा ही है इस टाइम।
मतलब मैं चाहती हूँ कि सॉरी, एक बूंद पानी कहीं से मिल जाए जो मैं अपने बेटे को दे सकूं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहती हूँ, मेरे जैसे ऐसे बहुत हैं हमारे प्रोटेस्ट में जिनको इस तरह की परेशानियां हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी से कोई ट्रांसफर पॉलिसी बने। मुझे लगता है जितने भी लोग हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबको ट्रांसफर पॉलिसी की ज़रूरत है, पर मेरी ज़रूरत शायद उन सबसे ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बने, मैं अपने बेटे को अगले जो 3-4 साल हैं उसको एक स्टेबल लाइफ दे पाऊँ। शायद मैं उसको बचा तो नहीं सकती, लेकिन मैं उसको एक स्टेबल, एक अच्छी लाइफ जो वो डिज़र्व करता है वो देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। हमारी आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक माँ की बेबसी हम आप सभी तक साझा करना चाहते थे, जो मुझे लगता है कि शायद हमने किसी हद तक आपके साथ साझा की। तमाम अपडेट्स के लिए और कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। प्रशांत सरीन।